अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स पार्ट 1 चैप्टर 9 लेक्चर नंबर 4। इससे पहले आपको ये बताया जा चुका है कि ह्यूजेंस ने ये बताया था कि जो लाइट है इन दी फॉर्म ऑफ वेव ट्रैवल करती है। अगर आप मेरे पहले 3 लेक्चर देखें, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 ऑन चैप्टर नंबर 9, तो आपको उधर मिलेगा कि मैंने हर दफ़ा लेक्चर में ये बात आपको बताई है कि ह्यूजेंस ने ये बताया था कि जो लाइट है इन दी फॉर्म ऑफ वेव ट्रैवल करती है, यानी कि जिस तरह वेव होती है वैसे ही एक लाइट है। उसने वेव नेचर के मतलब एक थ्योरी दी थी, लेकिन मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको ये भी बताया था कि जस्ट उसने थ्योरी दी थी, प्रैक्टिकल वो परफॉर्म नहीं कर सका था। तो बाद में 1801 में यंग ने एक्सपेरिमेंट किया और उसमें वाकई ही प्रूव कर दिया कि जो लाइट है इन दी फॉर्म ऑफ वेव ही ट्रैवल करती है। उसने कैसे ये प्रूव किया? उसने क्योंकि किसी भी वेव के लिए इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी में से पास करना लाजिम है कि कोई भी वेव्स जो हैं वो इंटरफेरेंस शो करती हैं। तो उसने यही वाला जो एक्सपेरिमेंट था, जो वेव्स के ऊपर इंटरफेरेंस वाला किया जाता है, उसने लाइट के ऊपर भी कर दिया। तो लाइट ने भी उसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर इंटरफेरेंस शो कर दी। तो क्योंकि उसने इंटरफेरेंस शो कर दी तो इसका रिज़ल्ट हमें ये मिल गया कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के मुताबिक जो लाइट के ऊपर हमने इंटरफेरेंस परफॉर्म की थी उसके रिज़ल्ट्स हमें पॉजिटिव आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि लाइट भी एक तरह से वेव ही है, क्योंकि इंटरफेरेंस तो जस्ट वेव ही शो करती हैं। तो अब देखते हैं कि इंटरफेरेंस की कैसे थी, इसकी डेरिवेशन, इसके रिज़ल्ट्स, इसके फार्मूला, ईच एंड एवरीथिंग मैं इस लेक्चर में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले ये चीज़ जहन में रखें कि इंटरफेरेंस करने के लिए लाइट के सोर्स का मोनोक्रोमैटिक यानी कि सिंगल वेवलेंथ होना लाजमी है। यानी कि जो लाइट के सोर्सेज यूज़ किए जाएं उनकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? सिर्फ़ एक, मोर देन 1 वेवलेंथ वाले सोर्सेज नहीं होने चाहिए, और दोनों सोर्सेज की वेव आपस में क्या होनी चाहिए? मैच करनी चाहिए। इसके अलावा जो सोर्स है वो क्या होना चाहिए? कोहेरेंट, यानी कि उसकी एक स्ट्रेट बीम हो, एक सीधी लाइन हो, एक सीधी डायरेक्शन हो। यानी कि उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? स्ट्रेट, एक सीधी, 1 डायरेक्शनल होना चाहिए। क्लियर? तो ये दो प्रॉपर्टीज़ अगर सोर्स के अंदर होंगी तो इंटरफेरेंस शो करेंगे, अदरवाइज़ इंटरफेरेंस शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? लेक्चर नंबर 3 में, इसी चैप्टर 9 के लेक्चर नंबर 3 में, जो कि यूट्यूब का ऊपर मैंने अपलोड किया है, लिंक की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप उधर से देख लें क्यों नहीं करेंगे। तो इधर मैं शॉर्टली बताऊंगा कि इसका एक तो मोनोक्रोमैटिक होना ज़रूरी है, दूसरा कोहेरेंट होना ज़रूरी है। तो उसने इस तरह के सोर्सेज कैसे बनाए और इंटरफेरेंस उसने कैसे हासिल की? उसने ऐसा किया, एक उसने सोर्स लिया लाइट का, एक लाइट का उसने सोर्स लिया, उसमें से जब लाइट निकली तो उसने सामने एक ओपैक मटेरियल रख दिया। सामने क्या किया? एक ओपैक मटेरियल रख दिया इस तरह से। इसमें से जब लाइट, ओपैक मटेरियल था ये सारे का सारा, इसमें से लाइट गुजर नहीं सकती थी, लेकिन उसने क्या किया? दरमियान में एक इसके होल रख दिया। इस होल से क्या हुआ? अब लाइट पास करना शुरू कर दी, वो एक बीम सी निकली लाइट की, इस तरह करके। क्लियर? एक लाइट की बीम सी निकली और इसके सामने उसने एक और ओपैक मटेरियल रख दिया ताकि लाइट ना गुजरे, और जो उसने ओपैक मटेरियल इसके सामने एक और रख दिया उसके साथ अब लाइट टकराती थी लेकिन पास नहीं करती थी। लेकिन उसने क्या किया? एक होल उसने इधर कर दिया, एक होल इसने इधर कर दिया। ये 2 होल हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं डबल स्लिट। क्योंकि ये यंग ने परफॉर्म किया था इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्योंकि इसमें 2 स्लिट्स हैं इसलिए इसको कहते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इधर से क्या हुआ? अब जो लाइट इसके ऊपर फॉल की तो इस होल में से लाइट निकली, इस डायरेक्शन में गई, और इस तरह करके उसकी भी एक बीम हमारे पास बन गई लाइट की। तो अब एक होल ये था, इसमें से भी लाइट निकली इस तरह करके, और इसमें से भी लाइट निकली इस तरह करके। तो लाइट की ये 2 बीम्स बन गई, एक तरह से 2 सोर्सेज बन गए। तो सामने उसने इसके स्क्रीन रख दी,
जो सामने उसने इसके स्क्रीन रखी, तो इस स्क्रीन के ऊपर ये जो उसने एक स्क्रीन रखी, इस स्क्रीन के ऊपर इसने इसकी इंटरफेरेंस को देखा कि जिस तरह के चैप्टर 8 में हमने इंटरफेरेंस करवाई थी, माइक्रोफोन रखे थे, तो उधर से हमें आवाज़ सुनाई दी थी। कहीं पे माइक्रोफोन की आवाज़ हमें ज़्यादा सुनाई देती थी, कहीं पे आके हमें माइक्रोफोन में आवाज़ सुनाई ही नहीं देती थी। तो इसी तरह ये जो स्क्रीन रखी, इस स्क्रीन के ऊपर इस तरह से ब्राइट फ्रिंज दिखाई दिया और दरमियान में डार्क फ्रिंज दिखाई दिया, यानी कि कोई लाइट नहीं आई, और उसके बाद फिर ब्राइट फ्रिंज आया। तो इस तरह ये एक सीरीज़ डेवलप हो गई ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की। तो ये जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस दिखाई दिए, इसको नाम उसने दे दिया कि ये क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लाइट जो है वो एक इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी रखती है, और जिस जगह पे उसको ये डार्क फ्रिंज दिखाई दिया, ये डार्क फ्रिंज, तो इसका उसने नाम दे दिया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका क्या नाम आ गया? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी कि इधर लाइट की वेव्स मिली हैं और उन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल आउट। ये बात आप जहन में रखें कि इंटरफेरेंस हमेशा वेव्स में होती है, क्योंकि ये डार्क फ्रिंज दिखाई दिया, इसलिए इसका मतलब है यहाँ पर क्या हुई? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि दो वेव्स आपस में इस तरह से मिली हैं कि उन्होंने एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल किया और उधर हमें किसी किस्म की कोई लाइट दिखाई नहीं दी। और ये जो ब्राइट फ्रिंज उसको दिखाई दिया, इधर उसने कहा कि ये जो बन रहा है, इधर ब्राइट फ्रिंज है, इधर उसने कहा कि ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस तरह एक पैटर्न दिखाई दिया एक कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरह से उसने ये प्रूव कर दिया, क्योंकि लाइट के ऊपर जब हमने दो सोर्सेज, एक मोनोक्रोमेटिक एक कोहेरेंट सोर्स को यूज़ कैसे किया? एक ही सोर्स को दो में स्प्लिट करके यूज़ कर दिया। इसको आप कह लें सोर्स 1, इसको कह लें आप सोर्स 2। तो स्क्रीन के ऊपर हमें एक पैटर्न दिखाई दिया डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का, एक इंटरफेरेंस दिखाई दी, इसलिए ये प्रूव हो गया कि जो लाइट एक वेव की शक्ल इख्तियार करती है, वेव ही की शक्ल है, और ये इंटरफेरेंस शो करती है। तो इसके रिज़ल्ट्स में हम क्या लिखेंगे? ऑन स्क्रीन पैटर्न ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस सीन। तो स्क्रीन के ऊपर हमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का एक पैटर्न ये जो मैंने आपके सामने बनाया है, ये नज़र आया। तो ये इस बात की गवाही थी कि इसमें डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है। तो ये एक वेव की शक्ल है। तो जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि जो डार्क फ्रिंजेस थे, उसको उसने कहा कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और जिधर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, डार्क फ्रिंज नज़र आए, उसको उसने नाम दिया स्क्रीन के ऊपर, इनका नाम उसने रख दिया मिनीमा का। मिनीमा का नाम उसने क्यों रखा? क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है और एम्पलीट्यूड सबसे कम दिखाई दिया, यानी कि लाइट बिल्कुल ही गायब होगी, इसलिए उसका इसने नाम रख दिया मिनीमा। और जिधर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, ब्राइट फ्रिंज दिखाई दिए, उसका उसने नाम रख दिया मैक्सिमा, यानी कि इधर मैग्नीट्यूड जो लाइट की वेव्स आपस में टकरा कर उन्होंने हाईएस्ट मैग्नीट्यूड दी, जिसकी वजह से ब्राइट फ्रिंज दिखाई दिया, उसका उसने नाम रख दिया मैक्सिमा। तो ये आपको MCQs में भी आ सकता है कि मैक्सिमा क्या है और मिनीमा क्या है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है? जब दो वेव्स आपस में टकरा के इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ होती है? जब दो वेव्स टकराती हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को रीइंफोर्स करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इस तरह उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे उसने शो कर दिया कि लाइट क्या है, इंटरफेरेंस शो करती है। इसका मतलब है लाइट एक वेव ही की शक्ल में ट्रैवल करती है। अब इसकी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जो इंटरफेरेंस हुई है, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। उसके लिए इसकी मैट्रिक्स डायग्राम में इसकी फिगर बनाते हैं कि जिस तरह से उसने क्या कहा कि दो स्लिट्स हैं, जिस तरह के हम ये बना लेते हैं स्लिट्स। यहाँ से लाइट आ रही है और ये दो होल हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ होल A का, इसको नाम दे देते हैं B का,
क्लियर हो गया। और इसका जो दरमियान में डिस्टेंस है इसको नाम दे देते हैं डिस्टेंस डी का। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको नाम दे देते हैं डी का। इसके बाद हम कहते हैं कि ये स्क्रीन जो है, ये फ़र्ज़ कर लेते हैं स्क्रीन है, यानी कि लाइट आएगी, ये एक होल है, ये दूसरा होल है। जिस तरह के एक होल ये था, एक होल ये था, इसमें से लाइट आई और इसमें से भी लाइट आई और आगे ये स्क्रीन के ऊपर लाइट फॉल कर रही थी और इसके ऊपर डार्क और ब्राइट फ्रिंज हमें दिखाई दिए। इसी तरह हम कहते हैं कि ये एक होल है, दूसरा होल ये है, यहाँ से लाइट आएगी, यहाँ से भी लाइट आएगी और इस स्क्रीन के ऊपर फॉल करेगी। जिस तरह से ये डार्क और ब्राइट फ्रिंज हैं उसी तरह इसके ऊपर भी डार्क और ब्राइट फ्रिंज बनेंगे। तो इसको स्कीमेटिक डायग्राम हमने बनाई है ताकि डेरिवेशन कर सकें। लेट्स सपोज हम एक पॉइंट P ले लेते हैं स्क्रीन के ऊपर, कोई रैंडमली पॉइंट P ले लेते हैं और हम कहते हैं कि इधर जो हमें दिखाई दिया वो एक ब्राइट फ्रिंज था, इसको हमने पॉइंट P का नाम ले दिया। इधर कोई भी हमने एक रैंडम पॉइंट P ले लिया, कहीं भी ले सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, लेकिन बुक वाले ने पॉइंट P इधर लिया है इसलिए मैं भी पॉइंट P इधर ही सपोज कर लेता हूँ। इसका नाम रख लेते हैं पॉइंट P का। तो अब रेज़ इसमें से पास कर रही हैं, इस होल में से इस स्क्रीन के ऊपर फॉल कर रही हैं, इसमें से भी फॉल कर रही हैं, इसके ऊपर पास कर रही हैं। हमने क्योंकि पॉइंट P एक सपोज़ कर लिया, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने सपोज़ कर लिया, तो हम कहते हैं यहाँ से एक रे आई और इस पॉइंट के ऊपर फॉल कर गई और दूसरी रे इधर से आई और इसी पॉइंट के ऊपर फॉल कर गई। तो इस पॉइंट के ऊपर फॉल करने के बाद एक ब्राइट फ्रिंज दिखाई दिया। क्लियर हो गया। अब आप स्क्रीन के ऊपर ये क्लियरली देख सकते हैं कि ये होल ए से जो वेव निकली और पॉइंट P तक गई, इसका जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है और दूसरी वेव जो होल B से होल P तक निकली उस डिस्टेंस से क्या है, कम है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कम है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कम है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो ज़्यादा है, इस डिस्टेंस के डिफरेंस की वजह से ही एक पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा और उस पाथ डिफरेंस की वजह से इस स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस शो होगी। ये जहन में रखें। चैप्टर 8 के ऊपर भी जो मैंने लेक्चर दिया है इंटरफेरेंस में, उसमें यही बताया है कि एक पाथ डिफरेंस एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंटरफेरेंस क्रिएट होती है। तो इसमें पाथ डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कम है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो दो जो रेज़ जा रही हैं वो डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए जा रही हैं, तो उन दोनों का आपस में जो डिस्टेंस है वो कम है, इसका कम है, इसका ज़्यादा है, दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा है इसको कहते हैं पाथ डिफरेंस। तो अब देख लेते हैं पाथ डिफरेंस कितना है। हम बेसिकली पाथ डिफरेंस ही कैलकुलेट करेंगे कि कितना है। तो अगर मैं यहाँ से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दूँ, तो अब इसको मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट D का। क्लियर हो गया। और इसको मैं नाम दे देता हूँ एंगल थीटा का। ये जो बना है इसको नाम दे देते हैं एंगल थीटा का। अब अगर गौर से देखा जाए, जो D से P तक का डिस्टेंस है और A से P तक का डिस्टेंस है, ये आपस में क्या है, सेम है। A से P और D से P क्या है, डिस्टेंस आपस में बिल्कुल सेम है। जस्ट डिफरेंस किसका आ रहा था, B से D तक का, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक डिस्टेंस था जो कि पाथ डिफरेंस क्रिएट कर रहा था। यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, सेम है। जस्ट ये डिस्टेंस था जो कि B से निकलने वाली रेस को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा था। तो यही क्या है, इसका पाथ डिफरेंस। अब हम सारी की सारी कैलकुलेशन इस पाथ डिफरेंस के लिए करेंगे। इस बात को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। पॉइंट A से जो रे निकली पॉइंट P तक, वो कंपैरेटिवली पहले पहुँच गई थी बजाय इसके जो रे पॉइंट B से निकली थी और पॉइंट P तक पहुंची थी, क्योंकि B से लेकर P तक का डिस्टेंस देखने में भी आप देख रहे हैं ज़्यादा है, जबकि A से P तक का डिस्टेंस क्या है, कम है। तो ये जो डिस्टेंस कम है और ये जो डिस्टेंस ज़्यादा है, इन दोनों का जो डिफरेंस है इसको कहते हैं पाथ डिफरेंस। वो कितना डिफरेंस है, मैंने पॉइंट A से D के ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना ही डिस्टेंस क्या था, ज़्यादा था। तो ये है पाथ डिफरेंस। यही डिस्टेंस वजह
बन रहा था इस इंटरफेरेंस की। तो अब हम क्या करेंगे, इस पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला क्या है और डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला क्या है। इससे पहले इस फिगर को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है इसको हम कह लेते हैं L, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं L से। और ये जो स्लिट है, स्लिट का ये जो सेंटर है, दोनों स्लिट का जो सेंटर है इसको कह लेते हैं C। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट C तक, इसको कह लेते हैं Y। तो ये Y है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी कि स्लिट से लेकर स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है वो है L। पाथ डिफरेंस है BD और दो स्लिट्स के दरमियान जो AB है वो इज़ इक्वल टू D है और एक आर्बिट्ररी पॉइंट हमने P स्क्रीन के ऊपर लिया है। अब एक चीज़ इधर गौर करने की काबिल है कि अगर इसको देखा जाए, ये इस फिगर को देखा जाए, इस तरह की ये जो फिगर है, अगर इसको गौर से देखा जाए तो ये एक ट्राई एंगल बन रही है, ये एक राइट एंगल ट्राई एंगल बन रही है। इसको मैं अगर आपके सामने अलग से साइड पर बनाकर दिखाऊं तो आप देखें कि ये एक ट्राई एंगल बन रही है, जो कि किस तरह से है, इसकी ये वाली जो साइड है, ये पहले ही मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया है। तो ये इस तरह से आएगी, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रा किया, ये है पॉइंट D और ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B। ये पॉइंट B जो B से P तक जा रही थी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर B से D तक का ये मैंने ड्रा कर दिया और A से D तक का ये ड्रा कर दिया और ये आ गया आपके सामने A से B। और ये जो एंगल थीटा है वो आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये एंगल थीटा। तो आपके सामने ये देखें कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल है 90 डिग्री का और ये है एंगल थीटा। तो अब अगर इसके ऊपर अगर हम फार्मूला इम्प्लीमेंट करें तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन ऑफ थीटा, क्योंकि हम कहते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के। तो एंगल के सामने वाला जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है इसका, BD, ये इसका परपेंडिकुलर था। एंगल के सामने वाला जो साइड होती है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर इसका था BD डिवाइडेड बाय, और ये इसका क्या है, हाइपोटेनस। एंगल के साथ वाली जो होती है साइड उसको कहते हैं हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस इसका क्या है, AB, यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसका, B से D तक का डिफरेंस, और इसका हाइपोटेनस क्या है, A से B तक का जो साइड है वो A से B वाली इसकी हाइपोटेनस है। तो साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, साइन थीटा इज़ इक्वल टू BD ओवर AB। क्लियर हो गया, BD ओवर AB। तो अभी मैंने क्या बताया था कि जो BD है ये है पाथ डिफरेंस, इसको हम एक साइड पर अलग कर लेते हैं। तो BD इज़ इक्वल टू AB इधर चला जाएगा, AB साथ आ जाएगा साइन थीटा। BD इज़ इक्वल टू, अच्छा AB क्या है, A से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने नाम दिया हुआ है D का। A से B तक का डिस्टेंस जो है उसको मैंने नाम D का दिया हुआ है। इधर भी ग्रीन मार्कर के साथ है तो इधर भी ग्रीन से लिख लेते हैं, BD इज़ इक्वल टू D साइन थीटा। तो BD क्या है, पाथ डिफरेंस है, D क्या है, A से B तक का डिस्टेंस, और साथ आ गया साइन थीटा। तो ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू D साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। क्लियर हो गया। तो अब हम कहते हैं फॉर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, फॉर ब्राइट फ्रिंज, और इधर कर लेते हैं फॉर डार्क फ्रिंज, क्योंकि दो किस्म के फ्रिंज हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, एक ब्राइट फ्रिंज और एक डार्क फ्रिंज। तो पाथ डिफरेंस इसके इक्वल है। अच्छा, चैप्टर 8 में भी हमने ये चीज़ स्टडी की है कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है उस वक़्त पाथ डिफरेंस जो है, इधर मैं रफ में लिखता हूँ, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
जो पाथ डिफरेंस होता है वो इज इक्वल होता है एम लैम्डा के। इस चीज़ को आप जहन में रख लें, ये चैप्टर 8 की बात है। और जो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर जो पाथ डिफरेंस है वो इक्वल होता है m+1/2 लैम्डा के। इन दो चीज़ों को जहन में रख लें। ये चैप्टर 8 की बातें हैं जो कि मैंने उस लेक्चर में बताई हुई हैं आपको, आप वो लेक्चर जाके देख सकते हैं। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एम लैम्डा, फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू m+1/2 इंटू लैम्डा। तो हमने जो पाथ डिफरेंस इस एक्सपेरिमेंट में निकाला वो निकाला है BD इज इक्वल टू डी साइन थीटा। तो जो ब्राइड फ्रिंज होता है वो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हम BD की जगह क्योंकि क्या लिख सकते हैं, m लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। तो ये आ गया हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि ब्राइड फ्रिंज के लिए फार्मूला। क्योंकि हमने जो पाथ डिफरेंस निकाला वो आया है BD इज इक्वल टू डी साइन थीटा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है m लैम्डा। लिहाजा हमने BD की जगह क्या लिख दिया, m लैम्डा। तो डार्क फ्रिंज एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है जो कि मैंने आपको इधर भी बताया। डार्क फ्रिंज क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको मिनिमा कहते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है, m+1/2 लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस हमारा है इधर BD, तो BD की जगह क्या आ जाएगा, m+1/2 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। तो ये हमारे पास दो फार्मूलेज आ गए पाथ डिफरेंस के। ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। आपकी बुक में भी इसी तरह ही निकाला गया है, उधर भी उन्होंने यही बताया है कि जो पाथ डिफरेंस है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का उसका होता है m लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस होता है m+1/2 लैम्डा, और हमने जो पाथ डिफरेंस निकाला है वो BD है। लिहाजा BD की जगह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में m लैम्डा आ जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में BD की जगह m+1/2 इंटू लैम्डा आ जाएगा। तो ये हमारी कैलकुलेशन पाथ डिफरेंस के लिए हो गई। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की भी पाथ डिफरेंस फाइंड कर लिया और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस भी फाइंड कर लिया। अब हम कैलकुलेशन करेंगे इस स्क्रीन के लिए। अब हमने पहले तो पाथ डिफरेंस फाइंड कर लिया, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो ब्राइट फ्रिंज है इसकी विड्थ कितनी होगी और इस डार्क फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी, इस ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी और इस डार्क फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी। अब हम जस्ट इनकी विड्थ कैलकुलेट करेंगे कि इनकी आपस में विड्थ कितनी है। विड्थ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखें कि अगर जो थीटा है वो बहुत 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 स्मॉल हो, यानी कि 1 से बहुत बहुत छोटा हो, या आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है कि अगर थीटा की वैल्यू बहुत बहुत छोटी हो तो जो tan थीटा है वो नियरली इक्वल होता है उसके साइन थीटा के, यानी कि tan थीटा और साइन थीटा तकरीबन आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं अगर थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल हो। तो इस एक्सपेरिमेंट में ये जो हमारा स्कीमेटिक्स है ये इधर मैंने इसको मैक्रो लेवल पर बनाई है, लेकिन ये बहुत छोटा सा ये एक अपरेटस होता है और इसमें थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट में थीटा क्या है, बहुत छोटा है, इसलिए जिधर ये हमने साइन थीटा यूज़ किया है, ये साइन थीटा यूज़ किया है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ये जो साइन थीटा है और ये साइन थीटा है, इसकी जगह अब हम क्या कर सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। क्योंकि थीटा अगर स्मॉल है तो tan थीटा इज़ नियरली इक्वल टू साइन थीटा। तो जिधर साइन थीटा है उधर अब हम क्या करेंगे, tan थीटा लिखेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू m+1/2 लैम्डा। तो जिधर साइन थीटा उधर tan थीटा लिख दिया। अब अगर फिगर की तरफ दोबारा आएँ तो अगर आप ये देखें तो ये एक ट्राइएंगल है, यहाँ से लेकर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इसको रफ में मैं इधर ट्राइएंगल बना लेता हूँ। ये पॉइंट P है, यहाँ से लेकर पॉइंट यहाँ से पॉइंट P से लेकर पॉइंट B तक,
फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है L, यानी कि पॉइंट C तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है Y, ये है Y। तो इधर अगर देखा जाए ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो tan थीटा में अगर फार्मूला पुट करें तो ये किसके इक्वल आएगा, D इज़ इक्वल टू जो साइन थीटा होता है, tan थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, tan थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो जो परपेंडिकुलर है वो किसके इक्वल है इधर y, और बेस किसके इक्वल है l के। तो जिधर जिधर tan थीटा है उसकी जगह अब हम क्या पुट करेंगे, y ओवर l इज इक्वल टू m लैम्डा। इधर भी लिखेंगे y ओवर l इज इक्वल टू m प्लस 1/2, साथ आ जाएगा लैम्डा, और इधर भी आ जाएगा d। तो इधर से अगर हम देखें तो y किसके इक्वल आ जाएगा, y को इधर रहने देते हैं और l उधर चला जाएगा, ये बन जाएगा d बाय l बाय d m लैम्डा। इधर से y किसके इक्वल आएगा, l उधर चला गया, l बाय डी m प्लस 1/2 लैम्डा। तो ये जो y हमारे पास आया है ये है पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, और ये वाला जो y है ये है पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। तो इससे हम डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंज भी फाइंड कर सकते हैं, और इससे हम डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क फ्रिंज भी फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि अगर ये देखें तो ये एक डार्क फ्रिंज है, और उसके बाद ये एक ब्राइट फ्रिंज है, उसके बाद एक डार्क फ्रिंज है, फिर एक ब्राइट फ्रिंज है। तो ये समझ लें कि आपका y है। तो अगर इस ब्राइट फ्रिंज से लेकर दरमियान में डार्क फ्रिंज को छोड़कर उससे अगले ब्राइट फ्रिंज तक का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम इस y से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज y जो है ये m पॉइंट के ऊपर एक ब्राइट फ्रिंज है। लेट्स सपोज एक mth पॉइंट के ऊपर एक ब्राइट फ्रिंज है जो कि हमारे पास ये कैलकुलेशन में आया हुआ है m लैम्डा l ओवर d। और लेट्स सपोज इससे अगला जो ब्राइट फ्रिंज है उसको हम कह लेते हैं, अगर कोई चीज़ पहले m है तो उससे अगली चीज़ क्या होगी m+1। लेट्स सपोज पहले कोई चीज़ m है तो उससे नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा m+1। तो पहले हम कह लेते हैं कि इस m पॉइंट के ऊपर हमारे पास एक ब्राइट फ्रिंज मौजूद है, तो इससे अगला जो ब्राइट फ्रिंज होगा वो डेफिनेटली y m+1 के ऊपर होगा। तो जिधर जिधर m है उधर उधर हम क्या करते हैं m+1 पुट कर देते हैं। सिर्फ अभी डार्क फ्रिंज के लिए करते हैं, तो जिधर जिधर m है तो m की जगह क्या आ जाएगा m+1, और बाकी फार्मूला वैसे का वैसे ही l बाय डी और लैम्डा। तो अब डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंज अगर हम निकालें, ये m है, ये उससे अगला फ्रिंज है, ये mth पॉइंट के ऊपर ब्राइट फ्रिंज है, ये m+1 के ऊपर ब्राइट फ्रिंज है। अगर इन दोनों का डिस्टेंस निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर लेंगे, यानी कि डेल्टा y इज़ इक्वल टू y m+1 माइनस y m। तो y m+1 किसके इक्वल है, ये है, इसको इस तरह लिख लेते हैं m+1 l बाय डी लैम्डा, और साथ आ जाएगा माइनस ये वाली वैल्यू इधर लिख लेते हैं m लैम्डा l बाय डी। तो अब इसमें जो मल्टीप्लाई होता है इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, m इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया m l बाय डी लैम्डा, और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा l बाय डी लैम्डा, और ये इसी तरह आ जाएगा माइनस m लैम्डा l बाय डी। अगर इसको आप गौर से देखें तो ये है m लैम्डा l बाय डी, साथ साइन है नेगेटिव का, ये है m लैम्डा l बाय डी, साथ साइन है पॉजिटिव का। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो डेल्टा y हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, जस्ट वो आ जाएगा l बाय डी लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस जो हैं वो इक्वल है l बाय डी इंटू लैम्डा।
तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। लेक्चर थोड़ा लेंथी था। तो बेसिकली इसमें करना क्या था, सबसे पहले स्कीमेटिक डायग्राम बनानी है और इस तरह की ये डायग्राम बनाकर पहले पाथ डिफरेंस फाइंड करने हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के। उसके बाद हमने वाई फाइंड करना है, यानी कि पोजीशन ऑफ फ्रिंज। फिर हमने ब्राइट फ्रिंज के लिए काम करना है। अगर एम पॉइंट के ऊपर एक ब्राइट फ्रिंज ये है तो उससे अगला जो ब्राइट फ्रिंज होगा वो डेफिनेटली m+1 के ऊपर होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 ब्राइट फ्रिंज फाइंड करने के लिए हमने डेल्टा वाई फाइंड किया, उनको माइनस किया, जो चीज़ें कट गई वो हमने फाइंड आउट कर ली। इसी तरह डार्क फ्रिंज के लिए भी यही प्रोसेस होगा, लेकिन वो आपकी बुक के अंदर भी मौजूद नहीं है, वो सिमिलरली इसी तरह ही है, तो उसको भी लिखने का फ़ायदा नहीं है। तो ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन 2 ब्राइट फ्रिंजेस या 2 डार्क फ्रिंजेस। तो ये आपका आ गया ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस, और ये आपका आ गया डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस, ये इधर ये वाला। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया।